नमस्कार, HNN24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर देश भर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों से संवाद किया। देहरादून में सांसद खेल महोत्सव का आज समापन समारोह है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से पीएम ने संवाद भी किया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। सीएम धामी ने समापन कार्यक्रम में शिरकत की है और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और शुभकामनाएं दी गई और इसी के साथ जनता से भी संवाद किया गया। आपको बता दें कि सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश भर में, जहां आज समापन समारोह देहरादून में देखने को मिला, जहां पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर एक जिले में कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसका नाम सांसद खेल महोत्सव 2025 है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े और जनता से संवाद करते प्रधानमंत्री नजर भी आए। इसके कारण आपको कितनी मदद मिल रही है? मुझे कॉन्फिडेंस मिला है और अच्छी खेलने के लिए और मुझे बेस्ट भी मिला था। रोमांच आपको घर और बाहर दोनों जगहों पर शानदार शोध मिले। आपने अपनी सफलता की यात्रा शुरू कर दी है। आप लगातार मेहनत कीजिए और हाँ, पिताजी की बातों पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। उनका अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। स्पेस, साइंस और स्पोर्ट्स, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रखा है। मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव एक जन आंदोलन बन चुका है। अब देखिए, देश भर में 290 से अधिक सांसदों की इस कार्यक्रम का योजना करना, लाखों नौजवानों को जोड़ना और 1 करोड़ से ज्यादा युवा खिलाड़ियों द्वारा इसमें रजिस्ट्री करवाना देश के हर कोने की हिस्सेदारी है और शहरों से लेकर गांव तक हर पृष्ठभूमि के युवाओं की सहभागिता ये दिखाता है कि इसका स्केल कितना बड़ा है। काशी का सांसद होने એનો નિકાલ થતો હોય છે। 10 વર્ષે 12 વર્ષે પણ નિકાલ થયો। संसदीय क्षेत्र काशी में इस खेल महोत्सव के आयोजन करेલું છે। से जुड़ा એટલે और आज भी मैं देख रहा हूं मेरे सामने सब बैठे हुए हैं। इसका अलावा अनेकों बार मैंने अलग अलग सांसदों के खेल महोत्सव का शुभारंभ करने का काम भी किया और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि युवाओं ने सांसद खेल महोत्सव के प्लेटफॉर्म के जरिए
ये महोत्सव युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण, युवा निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी बन रहा है, क्योंकि जीत और हार से अलग खेलों में हमें जो स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो खेल भावना सीखने को मिलती है, उस स्पोर्ट्स स्पिरिट से, उस भावना से ही सक्षम और अनुशासित युवाओं का निर्माण होता है और ऐसे सक्षम अनुशासित युवा ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। मुझे खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव के जरिए देश के युवाओं में इस भावना का निरंतर विकास हो रहा है। साथियों, सांसद खेल महोत्सव की एक और खास बात है और वो है समाज की सोच बदलने में अहम भूमिका निभाना। आज देश के कोने कोने से, छोटे छोटे गांवों से, दूर सुदूर इलाकों से कितने ही ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जो पूरे देश को प्रेरित करते हैं। हमारे सभी खिलाड़ी, युवा भाई एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज का ये अवसर केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को आज नमन करने का भी दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है, समाज सेवा का संकल्प लेती है। और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया। और अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि मैंने देखा है, स्वयं मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है।
और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्टोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं में एक घुन की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का मान बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर, प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना भी करने जा रही है और इनके माध्यम से 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों में प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ये स्थापित करने की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी हमने नई खेल नीति लागू की है, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उनके परिश्रम और उनकी उत्कृष्टता को अवसर और सम्मान मिल सके। साथ ही हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। साथियों, आज जब हम खेलों को युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव के रूप में देख रहे हैं, तब हमें ये याद रखना होगा कि वर्ष 2014 के पहले एक समय ऐसा भी था जब खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उनके सपनों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था और चयन के मानक कुछ और हुआ करते थे, जैसा अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में हम सबको संबोधित करते हुए कहा। क्योंकि उस समय की सरकारें, उनकी कोई खेल नीति नहीं थी, बल्कि खेलों के प्रति राजनीतिक उदासीनता थी और उस शासनकाल में न खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से संसाधन मिलते थे, न आधुनिक सुविधाएं मिलती थी और पारदर्शी व्यवस्था चयन की नहीं होती थी। प्रतिभा की जगह सिफारिश हावी रहती थी और मेरिट को, योग्यता को, प्रतिभा को, क्षमता को बार बार
नजरअंदाज कर दिया जाता था। साथियों, ये देश की विडंबना रही है। ग्रामीण और पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र के युवा खिलाड़ी उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहे। उनके लिए न तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, न प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, न प्रोत्साहन की कोई ठोस नीति बनी। आज खेलों को हम उस समय के समय में खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम नहीं माना जाता था, बल्कि केवल भाषणों और औपचारिकताओं तक सीमित रखा जाता था। साथियों, खेल उनके लिए विकास का साधन नहीं था, केवल और केवल उस समय भाषणों और चुनावी एजेंडा हुआ करता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए शान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है, जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी, क्योंकि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प, इसको सिद्धि तक पहुंचाने में आप सब खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। तो सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया, जहां समापन समारोह आज है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े और जनता से संवाद भी प्रधानमंत्री ने किया है। ये तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही है, जहां सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया और आज इसका समापन समारोह है। जिस समापन समारोह में मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित भी किया और इसी के साथ खेल प्रेमियों को, खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाइयां भी दी हैं, उनका उत्साहवर्धन भी किया है। सीएम धामी ने समापन समारोह में शिरकत की है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राजनेता से राष्ट्र नेता तक उनकी यशस्वी यात्रा अभिनंदनीय है। उनकी नीति में दूरदृष्टि थी, नेतृत्व में सेवा भाव था, निर्णय में राजनीतिक कुशलता थी। उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि सरदेव अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म सदी के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में
एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज सरदेव अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सदैव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। आज महान राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी पावन जयंती है। मालवीय जी के देश की स्वाधीनता आंदोलन में और स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्र भारत के लिए किस प्रकार की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, 1916 में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक जो दृष्टि दी थी देशवासियों को, उनकी इन सेवाओं की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ देश के कई शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं रांची में बजरंग दल का आक्रोश मार्च देखने को मिला। ये मार्च जिला स्कूल परिसर से शुरू होकर फिरायालाल चौक तक पहुंच गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बांग्लादेश की घटना पर रोष जताया। की वजह से उन्होंने एक मंच में साझा कर दिया अपना विचार, जो हम भारत में हर रोज करते हैं, वो विचार, अपना विचार साझा किया। उन्होंने सिर्फ बोला कि सभी धर्म के लोगों को अपने आस्था के अनुरूप अपने भगवान को मानने की छूट होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ के जिहादी मानसिकता के मुसलमानों ने वहाँ के उन बेचारे दीपू भाई को सरेआम मारते, पीटते, घसीटते, अपने घर वालों के सामने नग्न करते हुए जिंदा जला दिया गया। उनका क्या कसूर था, ये पूछता है विश्व हिंदू परिषद, ये पूछता है ये झारखंड, और ये पूछता है ये भारत की वो हिंदू है जो यहाँ सोचता है कि हिंदू सुरक्षित है। हिंदू को जागना पड़ेगा। हिंदू अगर अपने हितों के लिए खड़ा नहीं होता है तो कल उनको रक्षा करने के लिए स्वयं कोई भगवान नहीं आने वाला। भगवान ने कहा है स्वयं की जागृति है तो स्वयं ही खड़ा होना पड़ता है। और ये कलयुग है, कलयुग में किसी कृष्ण का जन्म नहीं होगा। कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया है, उसका अनुसरण करते हुए हमें अपने धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे धर्म की रक्षा है, जहाँ पे धर्म के लोगों की रक्षा है, वहीं पे सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को ये समझना होगा, वो हिंदुओं को समझना होगा कि एकजुट होने का समय आ गया है। ये एकता का समय है, ना कि जात जात में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।